स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वह है ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। देखिए, हमने मॉडर्न हिस्ट्री में अभी तक पढ़ा है कि अंग्रेज किस तरह से बंगाल पर अपना दीवानी और निजामत ये सारे अधिकार वहां पर ले लेते हैं। एक तरफ तो बंगाल था, दूसरी तरफ उनके सामने और भी तो चुनौतियां थी, क्योंकि भारत इतना छोटा तो था नहीं कि केवल बंगाल तक ही सीमित है। भारत तो बहुत बड़ा है। तो भारत के और क्षेत्र भी थे जिसमें मान लीजिए कि जैसे मराठा है ना, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, इधर कर्नाटक हो गया, इधर पंजाब है, इधर सिंध है ना। ठीक, कर्नाटक में मैसूर भी हो गया। तो क्या हुआ, बंगाल पे तो इनका राज हो ही गया। बंगाल के अलावा अंग्रेजों के समक्ष और भी तो चुनौतियां थी। एक तो भारत के मुगल बादशाह थे। उसके अलावा जो भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो थे वो थे मराठे, और मराठे दक्षिण भारत में थे। ठीक, मराठे दक्षिण भारत में फैले हुए थे। अब अंग्रेज एक तरफ तो इधर बंगाल की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ उनका यह भी ध्यान था कि कैसे हम अगर मराठों को परास्त कर देते हैं तो एक तो पूर्वी भारत तो हो ही गया, दक्षिण भारत पर भी अपना आधिपत्य हो जाएगा। आधिपत्य हो जाने का मतलब फिर यहाँ के रिसोर्सेस को यूटिलाइज करेंगे, यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेंगे और बाहर ब्रिटेन भेजेंगे। उनका ये मंतव्य था। तो आगे क्या है, अब इसी तरह से तो एक एक जब जीतते जाएंगे तभी तो विस्तार होगा उनका, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार और सुदृढ़ीकरण, उनका कंसोलिडेशन। कैसे सुदृढ़ होगा, कोई चीज मजबूत कैसे होती है, जब धीरे 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 उस पर अपनी पकड़ बनाई जाए, तभी तो एक दिन अचानक से तो कोई चीज उनकी सत्ता मजबूत हो नहीं जाएगी। उसके लिए थोड़ा समय तो लगेगा ही। तो ये हुआ। अब इसी क्रम में हम लोग को कैसे पढ़ना है कि ब्रिटिशर्स ने मराठों के साथ कैसे क्या व्यवहार किया। तो देखेंगे इसी में आगे हम लोग कि 3 युद्ध हुए, लेकिन उस 3 युद्धों तक पहुंचने से पहले उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि 3-4 क्लास में शायद ये सारी चीजें हो जाए। तो पहले देखेंगे कि उस समय मराठों की क्या कंडीशन थी, फिर बाद में हम लोग पंजाब देखेंगे, मैसूर देखेंगे, सिंध छोटा सा है तो 2-3 तो एक ही दिन निपटा देंगे। बाकी है कि मराठे में थोड़ा सा समय लगेगा, मैसूर में थोड़ा समय लगेगा। तो जहां जो जिसका वेटेज ज्यादा है पूछने के लिए हम लोग उस हिसाब से पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मराठे। ठीक, मराठा। देखिए, आखिर में उस समय मराठा की क्या कंडीशन थी। जब अंग्रेज यहां पर आए उस समय यहां पर तो मुगल शासक तो थे ही, औरंगजेब भी था। उस समय मराठों की क्या कंडीशन थी, तो आपको पता ही है कि जैसे अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं तो बहुत सारे लोग मतलब पढ़ते ही हैं बेसिक, तो उसमें पढ़े होंगे आप लोग, तो ये भी पता होगा आप लोगों को कि अंग्रेज कई सालों तक दक्कन में ही व्यस्त रह गया। दक्कन का मतलब ये है दक्षिण से, दक्कन का मतलब दक्षिण, दक्षिण। ठीक, उसी को दक्खनी भी बोलते हैं, उसकी को दक्कन भी बोलते हैं, उसी को दक्षिण भी बोलते हैं। तो औरंगजेब शुरुआत में दक्षिण में ही बिजी रह गया। इससे क्या हुआ कि मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर होती गई और गुटबाजी बढ़ती गई, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये सब सारी चीजें और बढ़ गई। ठीक, गुटबाजी होने लगी दरबार में। तो भाई उनको कैसे क्या मैनेज करना है तो अंग्रेज देख ही रहे थे। अब मराठों की क्या कंडीशन थी, तो देखिए, जब तक शिवाजी महाराज थे, छत्रपति शिवाजी महाराज जब तक जीवित थे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई मराठों के साथ। इसके बाद से उनका साम्राज्य और भी फैला, ऐसी बात नहीं है कि उनके बाद से योग्य शासक नहीं आए, लेकिन जितना अव्वल दर्जा जो छत्रपति शिवाजी महाराज का था वह उस तरीके से फिर नहीं हुआ। पढ़ना पड़ता है हम लोग को, ये मेडाइवल हिस्ट्री में पूरा पढ़ेंगे कि उनका प्रशासनिक ढांचा क्या था, उनकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, सेना किस तरह से रहती थी, उनका युद्ध पद्धति क्या था, ये सब हम लोग को पढ़ना पड़ता है। लेकिन चूंकि हम लोग मेडाइवल में इसलिए पढ़ेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो मेडाइवल वाली टर्मिनोलॉजी आएगी। अभी हम लोग को अंग्रेजों का भी पढ़ना है, तो फिलहाल हमारा पूरा फोकस ये है कि हम लोग मराठों को पढ़ें। उस समय की तत्कालिक कंडीशंस क्या थी मराठों के साथ, मराठे आपसी क्या बोलते हैं युद्धों में कैसे उलझ गए, है ना, कैसे अपने परिवार में ही वो लड़ते झगड़ते रह गए। ठीक है, और फिर बाद में उसमें देखेंगे पेशवाओं का शासन आया है तो किस तरह से वो लोग
मतलब पूरा उत्तर भारत तक उनका कैसे दबदबा बना रहा। ठीक, उसी क्रम में हम लोग देखते हैं। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई 1680 में। कब हुई? शिवाजी महाराज की मृत्यु कब हुई? 1680 में इनकी मृत्यु होगी। अब शिवाजी की जैसे वैसे तो कई पत्नियां थी, लेकिन जो इनकी प्रमुख जो पत्नी थी, इनका नाम था, इनकी देखिए, इनकी वैसे 8 पत्नियां थी, लेकिन जो पहली थी साईबाई, ठीक, निमाड़कर, ये प्रमुख पत्नी थी। और दूसरा सोयराबाई थी, सोयराबाई। इनसे जो पुत्र हुए उनका नाम था संभाजी महाराज, संभाजी, जिन्हें आप छावा मूवी में भी देखे होंगे। इनके भी पुत्र हुए, वो थे शंभू जी। इनके साहू जी जिनको बोला जाता है, शाहू जी, ठीक, शाहू जी। अब इसी तरह से सोयराबाई के भी पुत्र थे। सोयराबाई के पुत्र कौन थे? एक हुए राम राजा, या जिन्हें राजा राम भी कहा जाता है, और इनके जो पुत्र हुए उनका नाम था शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय। अब यहां से देखिए किस तरह से कहानी चालू होती है। शिवाजी की मृत्यु के बाद से अब आपसी ये सब बातें होने लगी। ये सोचती थी कि इनका लड़का बने यहाँ का राजा, और सोयराबाई सोचती थी कि उनके लड़के राजा राम बने। क्योंकि राजा राम उम्र में संभाजी से छोटे थे, संभाजी से छोटे थे। और एक प्रथा चलती थी अपने भारत में कि राजा का अगर मान लीजिए कई शादियां हैं, तो पहली पत्नी से जो उत्पन्न जो पुत्र होगा वही क्या होगा? उत्तराधिकारी होगा। इस हिसाब से उत्तराधिकारी किसको होना था? संभाजी को, और वो बने भी। संभाजी उत्तराधिकारी बने गए, और 1689 में तक, 1680 से 1689 तक वो राजा रहे। इस बीच में ये सोयराबाई चाहती थी कि इनके लड़के राजा बन जाए, ठीक। वो नहीं बने क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा योग्य थे, उनसे उम्र में भी बड़े थे, है ना, और बहुत पराक्रमी भी थे, योद्धा थे। आप लोगों ने इसका देखा होगा, क्या बोलते हैं, छावा मूवी में, कि किस तरीके से उसमें उनको दिखाया गया है। बहुत बहादुरी से लड़ते थे। और क्या होता था कि उस समय मुगल जो जिस तरह से आसपास के क्षेत्रों में कर वसूलने के चक्कर में जिस तरह से परेशान करते थे लोगों को, उससे वो बड़े चिढ़ते थे। और वो स्वराज्य की अवधारणा जो शिवाजी महाराज की थी उसको लेकर चलते थे। स्वराज्य का मतलब क्या था? स्व का मतलब क्या होता है? स्वयं का। स्वराज, स्व का मतलब क्या होता है? या स्वराज। स्व का मतलब स्वयं होता है, अपना, अपना राज। इसका मतलब वो लोग चाहते थे कि जो हिंदू जो शासक हैं उनका राज हो। ये मुस्लिम को आक्रांता मानते थे, वो मानते थे कि ये लोग विदेशी हैं, इनका राज हम लोग नहीं सहेंगे, हमारा अपना राज हो, हिंदवी राज हो, उसको वो लोग स्वराज कहते थे, ठीक। तो संभाजी महाराज चाहते थे कि स्वराज हो। और इसी क्रम में क्या होता था कि कई बार इनकी झड़पें मुगल शासकों से हुई। फाइनली क्या हुआ, औरंगजेब ने इनको 1689 में पकड़ लिया, कैद किया, और इनको बहुत ही यातनाएं दी, ठीक। तो कवि इन्हीं के साथ, इनके साथ साथ एक कवि कलश भी थे, ठीक। वो बहुत बड़े उस समय के अधिकारी हुआ करते थे। वो भी इनके साथ ही, इनको भी वो पकड़ के लेकर गया औरंगजेब, और दोनों को बहुत ही यातनाएं दिया। उन लोगों से कहा कि यदि तुम इस्लाम स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें छोड़ देंगे, तुम वहां का राजा बने रहना, बस इस्लाम स्वीकार कर लो। इन लोगों ने मना कर दिया, उसकी किसी भी शर्तों को नहीं माना। फाइनली औरंगजेब ने इनकी चमड़ियां उधड़वा दी, पूरे चमड़ियां निकलवा दी शरीर से, और लोहे के रॉड से इनकी आंखें निकलवा ली, ठीक, दोनों को बहुत ही ज्यादा यातना देकर। अब आप लोगों ने मूवी में एक देखा भी होगा कि उसके बाद से ये संभाजी की मृत्यु जब हो जाती है तो उनका एक छोटा सा बच्चा था और उनकी पत्नी, उन दोनों लोगों को क्या हुआ, औरंगजेब अपने साथ लेकर चला गया।
अपने साथ वहां अपने महल में लेकर चला गया और वहीं इनको कैद कर लिया। तो राजा किसको होना था? अब संभाजी के बाद राजा होना था शाहू जी को, लेकिन इनको तो लेकर औरंगजेब चला गया। अब राजा कौन बने? तो राजा उस समय बने राम राजा या राजा राम, जिनको बोला जाता था। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, लास्ट में राजा राम को गद्दी पर बैठाया जाता है, लेकिन ये भी बहुत योग्य थे, ठीक। और वो इनकी बहुत इज्जत भी करते थे, संभाजी की। ये कहे कि संभाजी ने चूंकि हमारे मराठा साम्राज्य के लिए अपनी जान दे दी, जान न्यौछावर कर दिया, हमारे मराठे भाई बहनों के लिए जान न्यौछावर कर दिया, तो इनके पुत्र को ही बनना चाहिए था। और राजा राम जी ने कभी भी जो मुख्य गद्दी होती है, जो मुख्य सिंहासन होता है, उस पर नहीं बैठे। उसके बगल में वो कहते थे कि मैं शाहू जी का प्रतिनिधि हूं, और कभी भी मुख्य सिंहासन को ग्रहण नहीं किया। अब क्या हो, तो 1689 के बाद से 1689 के बाद 1689 से 1700 तक राजा राम जी ने शासन किया, अच्छे से शासन किया। मुगलों से लोहा लेते रहे, छोटी मोटी झड़पें होती रही, ये सब चलता रहा। 1700 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। अब मृत्यु के बाद से अब क्या होता है कि ये बहुत कम आयु के थे। शिवाजी द्वितीय कितने साल के थे? 4 वर्ष के। 4 वर्ष के थे ये। और 4 वर्ष का बच्चा तो भाई पूरी चीजें संभाल नहीं सकता। उस समय इनकी पत्नी थी, उनका नाम था ताराबाई। ताराबाई, ठीक। इनकी पत्नी का नाम था ताराबाई। और ताराबाई कौन थी? इनके एक सेनापति थे। सेनापति, मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, आशुतोष राणा जी ने एक क्या बोलते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया इसमें सेनापति का। हमीर राव मोहिते उनका नाम था, हमीर राव मोहिते। इनकी ये पुत्री थी, इनकी ये क्या थी? पुत्री ताराबाई। इनका शादी किससे हुआ? राजा राम से। और उनका जो पुत्र हुआ उसका नाम था शिवाजी। अब ताराबाई क्या की, इन्होंने शिवाजी द्वितीय को क्या किया? गद्दी पे बैठा दिया। तब तक सत्ता परिवर्तन हो रहा था। 1700 के बाद से आया 1707। 1707 इसमें क्या हो गया? औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु। इसके बाद से कौन शासक बना? मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम शासक बना। और बहादुर शाह प्रथम ने शाहू जी को कैद से रिहा कर दिया। शाहू जी को कैद से रिहा कर दिया, ठीक। शाहू जी को कैसे रिहा कर दिया? शाहू जी चूंकि बहुत छोटे थे तभी चले गए थे, औरंगजेब उनको लेकर चला गया था। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, तो वो बड़े छोटे थे, उनको लेकर चला गया। तो ऐसा नहीं था कि मतलब उनको बहुत ज्यादा यातनाएं दिया, उनको बकायदे राजा की उपाधि दी। किसने? इस शाहू जी को राजा की उपाधि किसने दे दी वहां पर? औरंगजेब ने। साथ ही साथ 7,000 का मनसब प्रदान किया। मनसब यह समझिए कि मुगल शासक में, मैं मिडाइवल में पढ़ाऊंगा आप लोगों को मनसबदार क्या होते थे। मनसब वह होता था जिसका जितना बड़ा मनसब, क्योंकि उसमें जात पद सवार पद ये सब आएगा, मैं बताऊंगा बाद में। ये समझिए कि जिसका जितना बड़ा मनसब, वह उतने ही बड़ा ओहदेदार माना जाता था, उसकी उतनी ही ज्यादा इज्जत होती थी। तो 3,000 का मनसब, 5,000 का मनसब, 7,000 का मनसब, ऐसे होता था। तो औरंगजेब ने शाहू जी को 7,000 का मनसब प्रदान किया, ठीक। कितने का मनसब प्रदान किया? 7,000 का। इनको राजा भी कहा। और जब ये छोटे थे तभी क्या था, उनकी एक बच्ची थी, औरंगजेब की एक बच्ची थी जिनतुन्निसा। उसने इसको एकदम बच्चे की तरह से बड़ा रखा। मतलब शाहू जी कई बार औरंगजेब को पापा भी, मतलब पिता भी बोल देते थे, ठीक है। तो इस तरीके का यहां पर इनके साथ हुआ। 1707 में जब बहादुर शाह प्रथम मुगल शासक बना, तो उसको वहां पर लोगों ने कहा कि काम करो, तुम तो दक्कन में ही रहे, चूंकि ये दक्कन में ही वहां का गवर्नर था। तो कहे कि अगर तुम, ये देखा भी था कि मुगल बहुत ज्यादा पावरफुल है,
उनकी जो लड़ने की गुरिल्ला वार पद्धति है, ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट था, बहुत ही मतलब अच्छा था। तो इसको लगा कि मराठों से हम इस तरह से अगर परेशान करते रहेंगे तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। क्योंकि बना भी था ये बहुत अधिक उम्र में, 60 साल की उम्र के बाद बना। उसने क्या किया, शाहू जी को कैद से रिहा कर दिया। अब यहां से असली कहानी चालू होती है। शाहू जी कैद से रिहा हुए। कायदे में तो बनना था इनको, इनको राजा बनना था, क्योंकि बड़ा जो पुत्र होता है उसी का लड़का राजा बनता है। लेकिन बन कौन गए थे? अब इधर पहले राजा राम, फिर उनका पुत्र शिवाजी। अब जब ये आए तो उस समय तक कुछ लोग इनके पक्ष में थे, कुछ लोग थे शिवाजी के पक्ष में, ताराबाई के पक्ष में। मेनली ताराबाई समझिए, क्योंकि ये तो बहुत छोटे थे, इनको तो कुछ उसमें पता ही नहीं रहता होगा, है ना। तो वो थे किसके पक्ष में? कुछ लोग शाहू जी के, कुछ लोग ताराबाई के। अब यहीं से गुटबाजी चालू हो जाती है ना। गुटबाजी किस तरह से होती है? कुछ लोग कहते थे, बहुत जो पावरफुल लोग थे वो लोग चाहते थे शाहू जी क्या बने, यहाँ के हमारे अगले छत्रपति बने। इसी में क्या होता है, अब थोड़ा सा मैं इसको हटाकर फिर से लेके चलता हूं आप लोग को अलग तरीके से। 1707 में 12 अक्टूबर 1707 को खेड़ा का एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? खेड़ा का युद्ध। ठीक, खेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य होता है? ये होता है शाहू जी वर्सेस ताराबाई। ताराबाई युद्ध होता है जिसमें इनकी जीत हो जाती है। ये सम्राट, मतलब वहां के सम्राट का कह रहा हूं, छत्रपति बन गए। ठीक, ये छत्रपति बन गए। और किसकी मदद से बने? उस समय एक समझिए कि एक पद होता था, मतलब वो क्या करता था कि जितना भी राजस्व होता था उन सब की वसूली करता था, है ना। और बहुत ही प्रभावशाली एक पोस्ट था, उस पर थे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, यह एक तरह से डिप्लोमेट समझिए, मतलब आज के समय में अगर इस तरीके से कहा जैसे आईएएस अधिकारी होते हैं ना, ऐसे समझिए। और बहुत ही मतलब तेज दिमाग वाले, है ना। कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे। इन्होंने ताराबाई के पक्ष में जो मराठे कुछ मुख्य मुख्य थे उनको शाहू जी की तरफ मिला दिया। और ये चूंकि इतने प्रभावशाली थे कि इनका ऑरा एकदम अलग टाइप का था, इनको मिला दिया। तब इस समय इनको क्या किया गया? 1708 में सरेनायत, है ना, का एक पद दे दिया। ठीक, उस समय इनको क्या बोलते हैं कि सेनानायक एक तरीके से एक पद दे दिया। क्या होता है वो पद? ये समझिए कि सेनापति से उच्च होता है। वह पूरा एक मैनेजमेंट देखता है कि अब सेना की कौन सी टुकड़ी कहां पर होगी, उसको कौन सा रसद पहुंचाना है, कौन सा युद्ध का सामान, खाना पानी, सारी चीजें पहुंचाने का कार्य किस तरीके से क्या होगा, सब इनके अंडर में होने लगा। और इनका जब ऐसे ऐसे प्रभाव बढ़ता गया तो 1713 में इनको पेशवा बना दिया गया। इन्हें क्या बना दिया गया? पेशवा। कब बनाया गया? 1713 में। यहीं से पेशवाओं का काल चालू हो जाता है। यहां के बाद से यह कहा जाता है कि जो छत्रपति थे ये नाम मात्र के हो गए, असली शक्ति किसके अंतर्गत? पेशवा। अब पेशवा क्या ये पहले पेशवा थे? नहीं, इनके पहले भी पेशवा थे। पेशवा का मतलब ऐसे समझिए कि एक तरह से प्रधानमंत्री, मंत्रियों में जो श्रेष्ठ था वो पेशवा था। मराठा साम्राज्य में जो मंत्रियों में सबसे ज्यादा पावरफुल था वो था पेशवा, प्रधानमंत्री की जैसे। ठीक, तो यह बने पेशवा। अब इसके बाद से क्या होता है कि पेशवाओं का काल चलता है। जैसे पहले बालाजी विश्वनाथ बने, बालाजी विश्वनाथ। ठीक, इसके बाद से बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम। उसके बाद से बालाजी बाजीराव, फिर माधवराव, फिर नारायण राव,
फिर अगला माधव नारायण राव, ठीक। फिर इसके बाद से बालाजी द्वितीय, ठीक। ये 7 थे। और ये 7 ये कब से, मतलब अब इनका काल चलने लगा। अब यहां से छत्रपतियों के बारे में नहीं पढ़ना होता है। यहां के बाद से क्या, किसके बारे में पढ़ना होता है? पेशवाओं के बारे में, ठीक। जैसे एक मूवी बाद में आई थी बाजीराव मस्तानी, आप लोगों ने सुना होगा, वो ये वाले थे, बाजीराव प्रथम, ठीक। इन्हीं के पुत्र थे। तो शुरुआत में तो क्या था कि मराठों में वह पेशवा बनता था जो बहुत ही ज्यादा योग्य था। अब चूंकि मैंने कहा कि जब साहू जी को ये बालाजी विश्वनाथ ने छत्रपति बनवा दिया तो ये उसमें बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। चूंकि कमजोर भी थे, कमजोर थे कि ज्यादा समय तक तो मुगलों की कैद में थे, तो यहाँ के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं था। यह इनको बताते थे, यह जिस हिसाब से कहते थे उस हिसाब से ये चलते थे, तो यह बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। कभी भी जब मंत्री ज्यादा पावरफुल होते हैं ना, तो ये समझिए प्रधानमंत्री की बहुत ज्यादा नहीं चलती है, ठीक। एक जैसे, और जब प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं तो मंत्रियों के बारे में लोग नहीं जानते हैं। जैसे इंदिरा गांधी के मंत्रालय में कौन कौन था, आप शायद नहीं पता होगा, बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे ही अभी देखिए कि अगर कह दिया जाए कि 10 मंत्रियों के नाम बता दीजिए मोदी जी के कार्यकाल में, क्योंकि वही बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, तो 10 मंत्रियों के नाम शायद ना याद होगा किसी को। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा पावरफुल है। यही मनमोहन सिंह जी की बात अगर की जाए तो उनमें थोड़ा से वो कम पावरफुल थे, तो उसमें मंत्री बहुत ज्यादा पावर में थे, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें होती हैं। तो ये चूंकि कम पावरफुल थे, इनका कद बढ़ गया। अब ये कब बने? 1713, ठीक। 1713 से 1720 तक ये थे। फिर 1720 से 1740 तक ये थे। आप लोग को याद करना है क्या? नहीं, ये सब याद देख लेंगे तो एक क्रोनोलॉजी, और विशेष करके जो पीसीएस वाले बच्चे होंगे वो तो ये याद कर लेंगे ये चीज कि किसके बाद कौन बना, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन हर साल रहता है। यहां से एक क्वेश्चन हर साल रहता है, ध्यान रखिएगा यहीं से, ठीक। और फिर 1740 से 1761, इन्हीं को नाना जी भी कहा जाता था, नाना जी, ठीक। फिर 1761 से 1772 तक रहे। फिर 1772 से या 1773 तक रहे। फिर ये 1774 से 1796 तक रहे। और यह 1796 से लेकर 1818 तक रहे, ठीक। यह था इनका कार्यकाल। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में हम लोग बालाजी विश्वनाथ को पढ़ते हैं, कल की क्लास में बाजीराव को पढ़ेंगे, अगली क्लास में। और उसके बाद से जो बाकी हैं, इसी में आएगा आप लोगों का पानीपत का तृतीय युद्ध, वो पढ़ेंगे। और फिर इन लोगों को एक ही क्लास में छोटी मोटी चीजें थी उनको पढ़ लेंगे हम लोग, है ना। फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जब ये कमजोर हो गए तो फिर अंग्रेजों ने इनके ऊपर क्या किया, है ना। तो आगे की क्लासेस में हम लोग इस तरह से देखते हुए चलेंगे। अभी इसमें देखेंगे बालाजी विश्वनाथ के बारे में, बालाजी विश्वनाथ, ठीक। देखिए, जो बालाजी विश्वनाथ थे, यह कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ के बारे में कि यह चित्त पावन ब्राह्मण थे, कोंकणी ब्राह्मण। यह एक बालाजी विश्वनाथ कौन थे? चित्त पावन कोंकणी ब्राह्मण, कोंकणी ब्राह्मण थे। कोंकणी ब्राह्मण या महाराष्ट्र में ब्राह्मण, उनके चित्तपावन ब्राह्मण उनको भी कहा जाता है अधिकतर जिनके नाम क्या के कर लग जाता है। जैसे आप लोग सुने होंगे, सुने क्या सब लोग, भारत में क्या विश्व में कौन नहीं जाता है लता मंगेशकर जी को? मंगेशकर, मांजरेकर, मांजरेकर, तेंदुलकर, ठीक, वेंगसरकर, वेंगसरकर, फिर गावस्कर। जितने क्रिकेट टीम है उसमें अधिकतर तो कर कर जुड़ा हुआ है। देखिए ये कर, कर
ये जितना है, ये समझिए जिनके नाम के आगे कर लग गया, वह समझिए वो लोग ब्राह्मण होते हैं, है ना, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। तो ये भी क्या थे, अब इनके नाम के आगे कर मत ढूंढिएगा, मैंने बताया कि इनके अलावा भी होते हैं। तो चित्त पावन कोंकणी ब्राह्मण थे, माना जाता है कि ये बहुत ही बुद्धिमान थे, ठीक है। और चूंकि इन्होंने, इनकी मदद से ही शाहू जी क्या बने, छत्रपति बने। इनका पद और समझिए कि मजबूत हो गया। और इनके बाद से जो पेशवा का पद था वो वंशानुगत हो गया। उसके पहले तो वो लोग बनते थे जिनके पास वो कैपेसिटी थी, जो लोग तेज थे, होशियार थे, वो लोग बनते थे। लेकिन जैसे ही ये बालाजी विश्वनाथ बने, इनका पद इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि इन्होंने कहा कि अगला पेशवा कौन रहेगा, मेरा लड़का रहेगा। अब किसकी हिम्मत है कि कौन कह दे कि नहीं वो पेशवा नहीं बनेगा। दूसरी बात, अगर क्या होता है कि वह बच्चा जो इनकी देखरेख में बड़ा हुआ है ना, जरा इमेजिन करिए आज के समय में कोई बहुत ज्यादा अगर तेज आईएएस अधिकारी है, उसका जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, वो सारी चीजें देख रहा है जो उसके पिताजी कर रहे हैं, तो आधा अनुभव तो उन्हीं का मिल गया उसको, है ना। ठीक उसी तरह समझिए इनका बच्चा जब आएगा, ये बाजीराव, इनकी सारी खूबियां उसके अंदर, उसके बाद से वो और तेज था, ठीक। तो ये कोंकणी ब्राह्मण थे और यह चाहते थे कि इनका क्षेत्र जो मराठे हैं, इनकी जो स्थिति है और मजबूत हो। और क्यों मजबूत हो, क्योंकि उस समय मुगल दरबार में केवल क्या चल रहा था, गुटबाजी। उस समय सैयद बंधु थे, सैयद बंधु, सैयद बंधु का मतलब भाई, दो भाई थे सैयद, एक अब्दुल्ला खां और दूसरे का नाम था सैयद हुसैन खां। सैयद अब्दुल्ला खां, दूसरा सैयद हुसैन खां। इसमें सैयद अब्दुल्ला खान जो थे ये दिल्ली में रहते थे, और जो हुसैन खां थे ये दक्षिण में थे, महाराष्ट्र साइड, महाराष्ट्र साइड थे, इस साइड। तो ये जानते थे कि यहां पे मराठों की क्या स्थिति है, और दिल्ली में गुटबाजी चलती थी। इन दोनों भाइयों का ये जलवा था कि ये दोनों तय करते थे कि अगला मुगल सम्राट कौन होगा, ठीक। ये दोनों तय करते थे। हमने बताया कि बीच में कि मुगल सम्राट कैसे कैसे थे, क्या क्या उनके करामात होते थे। अब वैसे में इनकी स्थिति और मजबूत हो गई। समय था फर्रुखशियर का। फर्रुखशियर को इन लोगों ने बनाया तो था, बाद में फर्रुखशियर इन्हीं के पीछे पड़ गया, अब्दुल्ला खां के। इनको बड़ा तंग करने लगा। इन्होंने अपने भाई को मैसेज किया इंस्टा पे कि भाई तुम जल्दी आ जाओ और देखो ये कर रहा है। तो ये ऐसे थोड़ी चले जाते कि इन्हीं के नाम से कुछ हो जाएगा। इनको चाहिए थी कोई मजबूत सेना। तो ये किससे मिले, और ये बात बालाजी विश्वनाथ जी को पता थी कि वहां पे क्या चल रहा है। ये मिले इनसे, और इन दोनों के बीच में एक संधि हुई। इन दोनों के बीच में एक संधि हुई। उस संधि में क्या था, 19 में, 1719 में संधि हुई। उस संधि में क्या था जरा समझिएगा। उस संधि में यह था कि दक्षिण में जितना भी शिवाजी ने मतलब अपना साम्राज्य फैलाया था, वो बाद में जो औरंगजेब वगैरह ने ले लिया था, वह सब वापस करो हम मराठों को, ठीक। इसका मतलब जितना शिवाजी का साम्राज्य है स्वराज वाला, जितना उन्होंने जीता था वो वापस करो। जैसे मान लीजिए शिवाजी ने यह अगर साम्राज्य अपना बनाया था स्वराज, मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं गोंडवाना है, ठीक है, गोंडवाना है, फिर यहाँ पे कहीं जो आपका ये दक्षिण जो मध्य प्रदेश के आसपास वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, वह सब एमपी, जो कर्नाटका का क्षेत्र है वहां का कर्नाटक, इधर हैदराबाद के आसपास का क्षेत्र, ठीक। यह सब जो क्षेत्र है ये कहते थे मराठे कि ये हमें दे दो, आप ये किसको दे दो, ये हमें दे दो, और तब हम आपको सहायता देंगे। सैयद बंधु ने कहा कि तुम ले लो। उसके अलावा कहा कि पूरे दक्षिण भारत में हम लोग चौथ और सरदेशमुखी वसूलेंगे, पूरे दक्षिण भारत में। किसने कहा, बालाजी विश्वनाथ है। अब क्या वसूलेंगे, चौथ और सरदेशमुखी। ये पूछता है भाई, चौथ एवं सरदेशमुखी।
सरदेशमुखी। पूछता है, पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है, हो सकता है सब इंस्पेक्टर वगैरह में पूछते कि चौथ क्या था। तो चौथ मराठा प्रशासन द्वारा लगाया जाने वाला एक कर था। कितना कर था? जितना भी आपका वित्त, जो आपकी जो राजस्व राशि है, उसका 25% टैक्स लगेगा। ठीक, ये होता था चौथ। और सरदेशमुखी क्या होता था? देखिए, देशमुख होता था वह बंदा जो कर वसूलता था। अब देशमुख कर वसूलना, जैसे अभी के समय में क्या होते हैं कि जैसे लेखपाल वगैरह होते हैं ना, पटवारी, उस समय में देशमुख होते थे, वही जाकर कर वसूलते थे। तो वो देशमुख धीरे धीरे वंशानुगत हो गया और बाद में वो सर देशमुख हो गया। ठीक है, तो ये लोग वो लोग थे। और यह कितना लेते थे? 10%। चौथ किस, ऐसा नहीं था कि ये दूसरे लोगों से लिया था, अपने ही क्षेत्र के लोगों से लिया जाता था। बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं से कहा कि जो मुगल सम्राट जो दक्षिण भारत में कर वसूलते हैं वो नहीं वसूलेंगे, हम लोग वसूलेंगे, और वो चौथ और सरदेशमुखी भी हम लोग वसूलेंगे, और भले ही क्यों न मराठा के क्षेत्र हो, क्योंकि उनके लिए फिर हम लोग काम करेंगे। कहा सैयद बंधु ने, ठीक है आप वो भी वसूल लो, और क्या चाहिए? तो कहा कि आप लोगों ने शाहू जी को तो छोड़ दिया, उनकी माता जी को नहीं छोड़ा, उनके और बंधुओं को नहीं छोड़ा, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। सैयद बंधु ने कहा चलो जाओ, ये भी ओके कर दिया, ये भी छोड़ दिया। और इस तरह से करते करते बहुत सारी शर्तें रखी। सैयद बंधुओं ने कहा कि भाई एक काम करो, हमें तो चाहिए 15,000 के सैनिक, 15,000 सैनिक चाहिए, हमें दो। इन्होंने कहा तैयार हैं, ले जाओ अभी, है ना, तुरंत सबका रिजर्वेशन करो, लेके जाओ। 15,000 सैनिक थे, मतलब पूरे घोड़े पर तैयार, एकदम हमेशा तैयार रहते थे कि कहीं पे भी जाना है जाइए, हम लोग लड़के आ जाएंगे। और मराठों के क्या पराक्रम हुआ करते थे, वो गुरिल्लावार पद्धति चाहे कैसे भी कह लीजिए, इसलिए तब से वीर मराठे कहा जाता है ना। मराठा लाइट इन्फेंट्री भी अपने यहाँ आर्मी में है, शानदार फौज है ना। मराठे वालों जम के लोहा लेते हैं ये। तो मराठे गए 15,000। उसके बाद से और उसने क्या शर्त रखी उसमें? उसने कहा सैयद बंधु ने कि काम करो, आप इतना चौथ और सरदेशमुखी वसूल रहे हो तो इसके बदले हमें भी तो कुछ चाहिए, और भी तो दो, 15,000 सैनिक तो ले लेंगे। तो पूछे विश्वनाथ जी और क्या चाहिए? तो 10 लाख रुपए वार्षिक एक नजराना दे दिया करो, छोटी सी रकम है। ये कहे कि बस ठीक है, वो भी दे दूंगा। ये भी दे दिए। इसके बदले में हमें सेना तुरंत भेज दो। बालाजी विश्वनाथ ने सेना भेज दिया। सेना गई और फर्रुखसियर को वहां से सैयद बंधुओं ने मिलकर हटा दिया। ठीक है, और उस समय बालाजी विश्वनाथ दिल्ली भी गया। पहला ऐसा मौका था जब कोई पेशवा दिल्ली में जाकर और देखा कि उनकी क्या कंडीशन है। और वही समय था कि तब से पेशवाओं की शक्ति और मजबूत होती गई, और पेशवाओं ने सोचा कि अब दिल्ली में जो मुगल शासक हैं ये इतने मजबूत नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे, तो क्यों ना अब हम लोग दिल्ली तक चढ़ाई करें। यहीं से चालू होता है उनके दिल्ली का सफर। ठीक, और यदि कभी पूछ दे कि जो बालाजी विश्वनाथ और क्या बोलते हैं सैयद बंधुओं के बीच में जो समझौता हुआ था, उस पर किस मुगल बादशाह ने सिग्नेचर किया था, ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार। तो याद रखिएगा, वो सिग्नेचर किया था क्योंकि फर्रुखसियर के समय में हुआ था, लेकिन जब तक वहां पर गया समझौता तब तक फर्रुखसियर मर गया, और उसमें रफी उद दरात, दरजात या दरात भी कई बार बोला जाता है, इसने उस संधि पर सिग्नेचर किया था। ठीक, और इसी को रिचर्ड टेम्पल ने कहा कि मराठों का मैग्ना कार्टा है। मराठों का क्या है? मैग्ना कार्टा। तो यह सब सारी चीजें थी, है ना। इससे संबंधित बालाजी विश्वनाथ इस तरह से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए, और इन्होंने पेशवा के पद को इतना ज्यादा सशक्त कर दिया कि तब से छत्रपति का जो पद था वह गौण हो गया, और पेशवाओं का पद जो है वो बहुत ही ज्यादा एक मजबूत हो गया। और उसके बाद से फिर पेशवा ही पेशवा पढ़ने हम लोग को पढ़ते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग फिर देखेंगे बाजीराव प्रथम को कि उनका क्या पराक्रम था, और फिर इसी तरीके से हम लोग आगे चलते हुए मराठाओं को समाप्त करेंगे, उनके मतलब सिलेबस को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।